सोचिए, पैसा रोज हमारी जिंदगी का हिस्सा है, पर क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि ये आखिर है क्या? कहाँ से आया? चलिए, आज पैसे के इसी अविश्वसनीय सफर को समझते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए। स्कूल में हम सब ने पैसे की एक कहानी सुनी है ना? कि पहले बार्टर सिस्टम होता था, मतलब चीजों की अदला बदली, और वो बड़ा मुश्किल था, इसलिए पैसे का आविष्कार हुआ। लेकिन क्या हो अगर ये कहानी पूरी तरह से सच ना हो? देखिए, पैसे की शुरुआत को लेकर ना दो बड़ी बड़ी थ्योरीज हैं। एक तरफ है एडम स्मिथ की क्लासिक कहानी, बाटा मुश्किल था इसलिए पैसा आया, सिंपल। लेकिन दूसरी तरफ डेविड ग्रेबर जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं कि सबूत कुछ और ही इशारा करते हैं। उनके हिसाब से पैसा सबसे पहले एक हिसाब किताब रखने के तरीके के तौर पर शुरू हुआ, मतलब किसने किससे कितना उधार लिया, किसका क्या सामाजिक दायित्व है, इन सब का एक लेजर, एक बही खाता। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 अलग-अलग दौर में बांटकर देखेंगे कि पैसा असल में है क्या, फिर वस्तुओं का युग, धातु का युग, कागज का युग और आखिर में अमूर्तता का युग यानी द एज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तो शुरू करते हैं पहले खंड से, वस्तुओं का युग। ये वो दौर था जब पैसा कोई ऐसी चीज होती थी जिसका अपना खुद का कोई मूल्य था, जिसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। अब ये देखिए, ये कितना कमाल का है। पैसा मतलब क्या क्या हो सकता था। प्राचीन चीन में कौड़ियां, फिजी में वेल के दांत और कुछ नॉर्थ अमेरिकी जनजातियों में तो कठफोड़वे की खोपड़ी भी। नमक को भी करेंसी की तरह इस्तेमाल किया जाता था। और हाँ, प्राचीन भारत और अफ्रीका में तो मवेशी ही धन दौलत की निशानी थे। इन सब में एक बात कॉमन थी, ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये ऐसी चीजें थी जिन्हें असल में इस्तेमाल भी किया जा सकता था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। सिक्कों या व्यापार से भी हजारों साल पहले हमें हिसाब किताब रखने के सबूत मिलते हैं, जैसे कि 30,000 साल पुरानी टैली स्टिक्स। ये शायद दुनिया के सबसे पुराने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, और ये व्यापार के लिए नहीं थे, ये कर्ज का हिसाब रखने के लिए थे। तो ये बात उसी कर्ज वाली थ्योरी को और मजबूत करती है कि पैसा पहले एक आइडिया के रूप में शुरू हुआ, ना कि किसी चीज के रूप में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं धातु के युग की तरफ। ये पैसे के सफर में एब्स्ट्रैक्शन यानी अमूर्तता की ओर पहली बहुत बड़ी छलांग थी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि सिक्कों का आइडिया किसी एक जगह नहीं आया। लगभग 7वीं सदी ईसा पूर्व में दुनिया के 3 अलग अलग कोनों में करीब करीब एक ही समय पर सिक्के बनने लगे। लीडिया में इलेक्ट्रम के सिक्के, भारत में छिद्रित धातु की डिस्क और चीन में कांसे के फावड़े और चाकू के आकार के पैसे। मतलब ये एक ऐसा आइडिया था जिसका समय आ चुका था। तो एक सिक्के में ऐसा क्या खास था? 4 सीधी साधी बातें। पहला, वजन फिक्स था, अब अंदाजे लगाने की जरूरत नहीं। दूसरा, शुद्धता की गारंटी थी, सरकार की मुहर जो लगी थी। तीसरा, वैल्यू को एक छोटी सी आसानी से ले जाने वाली चीज में डाल दिया गया था, अब बाजार में गाय को खींचकर ले जाने की जरूरत नहीं। और चौथा, ये सरकारी अधिकार का प्रतीक था। जाहिर है, जहां नई टेक्नोलॉजी वहां नई समस्याएं। लोग कीमती धातु चुराने के लिए सिक्कों में किनारे काट लेते थे, जिसे क्लिपिंग कहते हैं। राजा महाराजा सिक्कों में सस्ती धातु मिलाकर उसकी वैल्यू कम कर देते थे, जिसे डीबेसमेंट कहते हैं। और ऊपर से सोना, चांदी और तांबे के बीच एक्सचेंज रेट्स का सिरदर्द तो था ही। और इन्हीं समस्याओं ने हमें अगले दौर तक पहुंचाया, कागज का युग। ये एब्स्ट्रैक्शन की एक और छलांग थी, जहां पैसे की खुद की कोई कीमत नहीं थी, बल्कि वो कहीं और रखी कीमत के वादे का प्रतीक था। जब 13वीं सदी में मार्को पोलो चीन पहुंचे, तो वो जो देख कर आए उससे उनके होश उड़ गए। उन्होंने लिखा कि वहां का महान खान पेड़ की छाल से कागज बनवाकर उसे पैसे की तरह चलवा रहा है। सोचिए, एक यूरोपियन के लिए जो सोने चांदी के भारी सिक्कों का आदी हो, ये कितना अजीब और एडवांस्ड आइडिया रहा होगा। किसी को ये समझाना कि कागज का एक टुकड़ा सोने के सिक्के के बराबर है। और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं प्रतिनिधि धन या रिप्रेजेंटेटिव मनी। मतलब नोट का कागज खुद में तो कुछ भी नहीं है, उसकी असली कीमत उस वादे में है कि आप इसे बैंक ले जाकर बदले में सोना या चांदी जैसी कोई असली कीमती चीज ले सकते हैं। तो दुनिया का पहला सरकारी कागजी पैसा, जिसे ज़ियाओज़ी कहते थे, 11वीं सदी के चीन में एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए बनाया गया था। बड़ी बड़ी डील्स के लिए भारी भरकम तांबे के सिक्के ढोना बहुत मुश्किल था। कागज हल्का भी था और आसान भी। यूरोप में ये कहानी थोड़ी अलग तरह से आगे बढ़ी। इसकी शुरुआत हुई सुनारों से।
व्यापारी अपना सोना सुरक्षित रखने के लिए सुनारों के पास जमा करते और बदले में एक कागज की रसीद ले लेते। जल्दी ही लोग सोना निकालने के बजाय सीधे इन्हीं रसीदों से लेन देन करने लगे। फिर सुनारों को एक जबरदस्त आइडिया आया। अरे, सब लोग एक साथ तो अपना सोना मांगने आएंगे नहीं, तो क्यों ना हम अपने पास रखे सोने से कहीं ज्यादा की रसीदें यानी लोन जारी कर दें। और बस यहीं से जन्म हुआ फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग का, जो आज के हमारे मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम की नींव है। और अब हम आते हैं आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण दौर में, अमूर्तता का युग। ये वो पल है जब पैसा किसी भी भौतिक वस्तु से पूरी तरह आज़ाद हो जाता है और उसका मूल्य सोने में भरोसे से हटकर पूरी तरह से सरकार में भरोसे पर टिक जाता है। ये सब कुछ बदल गया एक साल में, 1971। इस साल अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने अमेरिकी डॉलर का सोने से आखिरी नाता भी तोड़ दिया और यहीं से शुरू हुआ फिएट मनी का दौर। फिएट मनी का मतलब है वो पैसा जिसकी कीमत सिर्फ इसलिए है क्योंकि सरकार कहती है कि इसकी कीमत है और हम सब उस पर भरोसा करते हैं। अब ये सोने या चांदी से जुड़ा हुआ नहीं है। फिएट मनी ने ही आगे चलकर आखिरी एब्स्ट्रैक्शन का रास्ता खोला। पैसा अब कोई भौतिक चीज नहीं रहा, बल्कि बैंकों के कंप्यूटर में सिर्फ डिजिटल डेटा बन गया। आज ज्यादातर लेन देन इलेक्ट्रॉनिक रूप से होते हैं और इसी पूरी तरह से डिजिटल दुनिया से बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसीज का जन्म हुआ, जो भरोसे को बनाए रखने के लिए किसी सेंट्रल बैंक या सरकार के बजाय क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करती हैं, ताकि एक ही डिजिटल सिक्के को 2 बार खर्च न किया जा सके। तो कौड़ियों से शुरू होकर धातु के सिक्कों, कागजी नोटों और आखिर में स्क्रीन पर चमकते डिजिटल कोड तक, ये पूरा सफर एक ही चीज दिखाता है। पैसा कोई भौतिक चीज नहीं है, बल्कि एक सामाजिक समझौता है, एक साझा विश्वास है। बड़ा सवाल ये है कि अब आगे हम किस चीज पर विश्वास करेंगे।